नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। देश भर में इन दिनों बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं। छात्र कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर छात्रों पर परीक्षाओं के दबाव की चर्चा खूब चल रही है। इस दबाव में कई छात्रों के मनोवैज्ञानिक तौर पर टूटने की भी खबरें आती हैं। कई छात्रों के परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने या माता पिता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के चलते खुदकुशी की खबरें भी इन दिनों सामने आ रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रसिद्ध कोटा में ही इस साल अब तक शुरुआती 2 महीनों में 5 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। ऐसे में यह सवाल बहुत प्रासंगिक है कि हम कैसी शिक्षा नीति पर चल रहे हैं जो हमारे नौनिहालों पर ही भारी पड़ती है। इसमें बदलाव की बातें भी हो रही है। ऐसा ही एक बदलाव की चर्चा आज खूब तेज हुई है और यह है ओपन बुक एग्जाम यानी खुली पुस्तक परीक्षा। अभी बच्चे जब इम्तिहान देते हैं तो किसी तरह की किताब लेकर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते, लेकिन खुली पुस्तक परीक्षा के तहत छात्रों को नोट्स, पाठ्यपुस्तक और अन्य पाठ्य सामग्री ले जाने की छूट होगी और इम्तिहान में पूछे गए सवालों का जवाब लिखने के लिए वो इनका सहारा ले सकते हैं और इसके आधार पर अपने जवाब लिख सकते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा मौजूदा परीक्षा प्रणाली से कितनी कठिन या कितनी आसान होगी, इस पर आज हम खास तौर पर फोकस करेंगे। लेकिन पहले बता दें कि सीबीएसई 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी खुली पुस्तक परीक्षा कराने पर अब विचार कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिशों के मुताबिक खुली पुस्तक परीक्षा की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई एक सीमित प्रयोग के तौर पर कुछ स्कूलों से शुरुआत कर सकती है। पहले कक्षा 9 और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा कराई जाएगी और फिर कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान विषयों में खुली पुस्तक परीक्षा कराई जाएगी। इस प्रयोग में छात्रों द्वारा लिए गए समय और इम्तिहान में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद ही इस स्कीम का आगे विस्तार किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर फैसला लिया जाएगा और अगर आगे विस्तार किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, इस पर भी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। यानी अभी ये ट्रायल बेसिस पर स्कीम लागू करने की बात की जा रही है। जानकारों के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि खुली पुस्तक परीक्षा मौजूदा परीक्षा प्रणाली से आसान हो, बल्कि ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसकी वजह है कि खुली पुस्तक परीक्षा किसी छात्र की याददाश्त को नहीं, बल्कि किसी विषय पर उसकी समझ और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के विश्लेषण की उसकी क्षमता का आकलन करती है। छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को खुली पुस्तक परीक्षा से हतोत्साहित करना इस प्रयास का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसमें किसी पाठ्य पुस्तक से नकल कर सीधे लिख देना भर नहीं होता है। इसमें छात्र की उच्च स्तरीय सोचने की क्षमता, विषयों के कॉन्सेप्ट्स के विश्लेषण, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच और समस्याओं के हल के कौशल को जानने समझने के लिए किया जाएगा। इसमें सवाल इस तरह पूछे जाते हैं कि छात्र की विषय की समझ का आकलन किया जा सके। ओपन बुक असेसमेंट का जो प्रस्ताव है ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं पर आधारित है, जो ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ असेसमेंट कल्चर ऑफ असेसमेंट पैरा 4.34 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके बारे में कहती है और यही हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में कहा गया है कि जिसमें मूल्यांकन के कई सारे तरीके हो सकते हैं जो कि फॉर्मेटिव, समेटिव में उपयोग किए जा सकते हैं। ओपन बुक असेसमेंट एक उसी तरीके का मूल्यांकन का पद्धति है जो असेसमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए हमारे लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जो 21वीं शताब्दी की दक्षताएं हैं जिनके माध्यम से हमारे बच्चे जो दैनिक हमारे चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करने के लिए योग्य बन सके, उनमें दक्ष बन सके, ऐसी क्षमताओं का उनमें विकास करने के लिए असेसमेंट के तरीकों को में भी बदलाव लाने की अनुशंसा दी गई है। तो जो ओपन बुक असेसमेंट है वो उसी तरीके का एक असेसमेंट का तरीका है जो हम उसमें इस चीज के लिए हम पायलट करेंगे आगामी सेशन में। जो ओपन बुक असेसमेंट है, अगर हम किसी के बारे में अगर हम रोट मेमोराइजेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो आपने जो पढ़ा वो आपने लिख दिया,
लेकिन ओपन बुक असेसमेंट का मेन सिद्धांत यही है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो हमारी स्किल्स हैं उनका 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 डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जो रट के याद करके रट के लिखने की जो प्रवृत्ति है उससे आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। और ओपन बुक असेसमेंट हमारा उसमें हमारी मदद करने के लिए हम उसमें देखेंगे कि हमारा कैसा इसमें क्या क्या इस प्रोजेक्ट में और इसके पायलट में क्या क्या हमारे नई इंसाइट्स निकल के आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जी जो इसमें हमें देखनी है। पहली बात तो है कि क्या बच्चे इसको किस तरीके से लेते हैं, स्कूल्स इसको किस तरीके से परसीव करते हैं, टाइम कितना लगता है, टीचर्स के लिए क्या तैयारी की जरूरत है और बच्चे इसके लिए क्या तैयार हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी पायलट में ही। तो उसके आधार पर ही हम आगे के लिए क्या डिसीजन लेना है वो हमें पायलट में ही पता चलेगा। इसीलिए हम इसको शुरुआत में 9वीं और 11वीं के कुछ सीमित सब्जेक्ट्स में ही करने जा रहे हैं। तो सुना आपने प्रज्ञा सिंह को, जो कि सीबीएसई की अधिकारी हैं। ट्रायल बेसिस पर यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसी साल नवंबर दिसंबर में कुछ स्कूलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सीबीएसई अगले साल जून तक इस प्रयोग के नतीजों का विश्लेषण करेगी और इस सिलसिले में दिल्ली विश्वविद्यालय से भी सलाह लेगी। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय ने अगस्त 2020 में कोविड संक्रमण के समय से लेकर मार्च 2022 तक खुली पुस्तक परीक्षा लागू की थी। हालांकि तब इसका काफी विरोध भी हुआ। कई छात्र इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। उनकी दलील थी कि खुली पुस्तक परीक्षा से उन छात्रों के साथ भेदभाव होगा जिनकी इंटरनेट या अन्य ऐसी सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, खासतौर पर दिव्यांग छात्रों, और उनमें भी उन छात्रों के साथ इसे भेदभाव बताया गया जो देखने में अक्षम है। हालांकि कोर्ट ने बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय को इजाजत दी थी कि वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए खुली पुस्तक परीक्षा करा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयोग में छात्रों को इम्तिहान पूरा करने के लिए 3 घंटे दिए गए और इसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त दिया गया। दिव्यांग छात्रों को इस इम्तिहान के लिए 6 घंटे दिए गए। सीबीएसई भी एक बार खुली पुस्तक परीक्षा पर आधारित आकलन करा चुकी है। 2014-15 से 2016-17 तक 3 साल तक कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों को इस आकलन में शामिल किया गया, लेकिन छात्रों के नकारात्मक फीडबैक पर इसे बाद में वापस ले लिया गया। दरअसल खुली पुस्तक परीक्षा छात्रों के लिए ही एक नई चुनौती नहीं होगी, बल्कि उन शिक्षकों के लिए भी चुनौती होगी जो परीक्षाओं के सवाल तैयार करेंगे और फिर उनका आकलन करेंगे। सवाल तैयार करने के लिए विश्लेषण के गहरे कौशल की जरूरत होगी। इसमें ऐसे सवाल कम होंगे जो सीधे याददाश्त से जुड़े हों, बल्कि ऐसे सवाल ज्यादा होंगे जो विषय की समझ को परख सके। अगर किसी छात्र ने किसी कॉन्सेप्ट को पहले समझा ही नहीं होगा तो उसके लिए परीक्षा में जवाब लिखना मुश्किल हो जाएगा। यानी आप सीधे तौर पर किताब से कॉपी कर टीप कर नहीं लिख सकते। खुली पुस्तक परीक्षा एक नई चुनौती होगी, लेकिन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों पर पढ़ाई के दबाव के नकारात्मक असर को देखते हुए और मौजूदा परीक्षा प्रणाली की खामियों को देखते हुए इस चुनौती को स्वीकार करने की कोशिश तो की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी। उस नीति के आधार पर ही एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की सिफारिश पर स्कूली शिक्षा को 4 हिस्सों में बांटा गया: फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इस कमेटी ने बच्चों पर परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए बड़े सुझाव दिए। बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न को ही बदलने की बात की। इसके तहत साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराने की तैयारी है, जो अभी 1 बार ही होती है। अगर साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं हुई तो छात्र जिस परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करेगा उसी के आधार पर उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। वैसे परीक्षाओं की जहां तक बात करें तो यह ध्यान में रखना जरूरी है कि शिक्षा का मकसद ज्ञान हासिल करना है, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, ना कि बच्चों को इम्तिहान में मात्र पास होने के लिए तैयार करना है। अगर परीक्षा लेना ही शिक्षा का मुख्य मकसद होगा तो शिक्षा का असली मकसद खो जाएगा। इसीलिए कई जानकार तो किसी भी तरह की परीक्षा के ही खिलाफ है, खास तौर पर प्राथमिक स्तर पर। कई जानकारों के मुताबिक दुनिया में प्राथमिक स्तर पर कहीं भी
खुली पुस्तक परीक्षा नहीं होती। जिन देशों में ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है तो वो बड़ी कक्षाओं में ही होता है। तो इस पूरे मुद्दे पर इसको समझने के लिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण कुमार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, खुली पुस्तक परीक्षा यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन कराने की सीबीएसई की तैयारी को आप किस तरीके से देखते हैं? कितना सीरियस अटेम्प्ट है ये? पहले तो ये कहना जरूरी है कि ये कोई नया विचार नहीं है। ये बहुत समय से चर्चा का विषय रहा है और दुनिया के कई देशों में इस पर अमल भी हुआ है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है। आजकल इतने सारे विचार लगातार सीबीएसई दे रही है, उन्हीं में से एक ये भी है। तो मेरा अगला सवाल फिर यही कि मौजूदा जो परीक्षा प्रणाली है उसकी क्या क्या खामियां हैं? हम जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, लगता है कि सिर्फ एग्जामिनेशन में पास हो जाए उतना ही हमारा मकसद है। एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, क्या इसी का शिकार हमारे बच्चों को होना पड़ता है? ये खामियां जानी पहचानी हैं। स्वयं सीबीएसई भी इनको जानती है कि परीक्षा की तैयारी, परीक्षा में असफल हो जाने का डर, पूरी शिक्षण प्रणाली परीक्षा पर केंद्रित होना और जिस किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी गुणवत्ता, ये सारी चीजें इस पूरी प्रणाली की कमजोरियों को दर्शाती हैं। और शिक्षा व्यवस्था में इनको सुधारने के प्रयास कई बार हुए हैं और कुछ वर्ष पहले थोड़े बहुत आगे भी बढ़े थे, लेकिन कोई कारगर प्रगति इस दिशा में नहीं हो सकी है। भले ही बहुत सी सिफारिशें मौजूद हैं जिन पर अगर सीबीएसई अमल करे तो कई चीजें सुधर सकती हैं। और उसके बाद जब परीक्षा हो भी जाती है तो फिर जो तरीका है कॉपियां जांचने का, उसके जी। पारिश्रमिक का सवाल है, ये तमाम चीजें इतनी गुथी हुई हैं कि इनको बहुत संक्षेप में समझाना मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर परीक्षा प्रणाली हमारी बच्चों पर इतना ज्यादा मानसिक दबाव डालती है कि वो शिक्षा के किसी भी उद्देश्य से मेल नहीं खाती। इसलिए शिक्षा में सुधार की कोशिशें परीक्षा की चट्टान पर आकर के एक तरह से एकदम गिर जाती हैं, असफल हो जाती हैं। अगर मैं भारत के अलावा दुनिया भर के बारे में बात करूं कि दुनिया के जो अन्य देश हैं उनमें छात्रों के आकलन की क्या क्या प्रणालियां देखी गई हैं या आपने ऑब्जर्व की हैं, और इनमें से किसी तरह की परीक्षाएं उनके व्यक्तित्व को बेहतर बनाती हैं और उन्हें जीवन के आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत भी करती हैं? देखिए, सारी बात इस बात पर आकर के हमारे देश में रुक जाती है कि हम अध्यापक पर विश्वास नहीं करते। दुनिया के जिन देशों में बेहतर ढंग से परीक्षा होती है वो इसलिए होती है क्योंकि अध्यापक पर भरोसा किया जाता है। ये मान के चलती है व्यवस्था कि अध्यापक कोई बेईमान व्यक्ति नहीं है, कामचोर नहीं है। जबकि हमारी व्यवस्था में सारी समस्या ही है कि हम परीक्षा को रहस्य के ढांचे में लेते हैं। इसलिए क्योंकि हम अध्यापक पर विश्वास नहीं करते। हमारे देश में भी कितने ही कमीशन आए। आप सोचिए, माध्यमिक शिक्षा कमीशन ने तो आजादी के पहले दशक में ये सिफारिश दी थी कि अगर परीक्षा को सुधारना है तो स्कूल के स्तर पर परीक्षाएं होनी चाहिए और हमारे अध्यापक में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चों को एक ईमानदार ढंग से परीक्षा के लिए तैयार कर सके। लेकिन आने वाले दशकों में हम देखते जा रहे हैं लगातार कि अध्यापक खुद इतना ज्यादा दबाव में है, उस पर व्यवस्था का, नौकरशाही का शिकंजा हमेशा कसा रहता है। इसलिए वो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा कर पाता कि वो बच्चों को मन से परीक्षा की चिंता किए बगैर इस उद्देश्य के लिए पढ़ाए कि वो चीजों को समझें, भविष्य में अपने जीवन को इस ढंग से जी सकें कि जो उन्होंने स्कूल में सीखा है उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता क्योंकि अध्यापक पर विश्वास ही नहीं है किसी का। तो इसलिए वो बस परीक्षा की तैयारी करवाता रहता है, क्योंकि परीक्षा ऐसी चीज है जिसके प्रश्न एकदम गोपनीय रखे जाते हैं। उसके बाद वो जब खुलते हैं तो बच्चे एकदम दबाव में रहते हैं। उसके बाद उनकी जो जांच है उसमें भी अध्यापक स्वयं कुछ नहीं कर सकता, एक बेगाना कोई और व्यक्ति उसको जांचता है। तो ये कोई नई चीजें नहीं है जो आप आज कह रहे हैं कि मैं इनको दोहराऊं। लेकिन ये जो नया, एक कह लीजिए नया कहने को विचार दे रहे हैं, उसके लिए एक खुली पुस्तक वाला विचार,
उसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरी व्यवस्था में अध्यापक का एक केंद्रीय स्थान बने, और वो आज की स्थिति में है नहीं। हम देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था लगातार अध्यापक पर सिर्फ दबाव बनाए रखती है, इस लिहाज से कि वो आज तो ये समय आ गया है कि वो हर चीज को अपलोड करे। ये भी भरोसा नहीं है कि उसने, आपने जो कहा वो उसने किया कि नहीं किया, जब तक वो अपलोड नहीं करता, इत्यादि इस किस्म के अनेक दबाव बन रहे हैं। तो उन सबके बीच में ये वाली जो बात आ रही है, तो एक, मुझे तो एक कोरी कल्पना ही लगती है। और ठीक है, आज पायलट रूप में ये कह रहे हैं, देखते हैं पायलट रूप में भी वो एक कल्पना से साकार होने में क्या क्या गुल खिलाती है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है। अध्यापकों का प्रशिक्षण भी उस स्थिति में नहीं है कि इतनी एक बड़ी चीज, एक इतनी खुली चुनौती का वो सामना कर सकें। तो इसलिए आपने जो एक सवाल पूछा है, उसको लेकर मन में संदेह ही पैदा होता है कि ये एक और शगुफा न सिद्ध हो। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी, आपके साथ जुड़ने में, आपके साथ बात करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस पायलट को बनाने वाले हैं वो भी सोचें कि क्यों हम ये जो बात आपने उठाई मूलभूत इश्यूज़ की, कि अध्यापक कितना इंपॉर्टेंट होगा, उस पर भी फोकस कर पाए। आगे बढ़ेंगे आज की अगली खबर की ओर, और अब बात किसानों की, जिनसे सरकार ने 5वें दौर की बातचीत की पेशकश की है और कहा है कि वार्ता ही एकमात्र समाधान है। लेकिन इस बीच किसान संगठन 21 साल के युवक शुभकरण सिंह की मौत से काफी नाराज दिखे। यही वजह है कि उन्होंने 2 दिन यानी आज और कल अपना दिल्ली मार्च स्थगित कर दिया, ताकि शुभकरण को श्रद्धांजलि दी जा सके और लगे हाथों इस आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श हो सके। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने अपने साथी की इस दुखद मौत के विरोध में आज 2 घंटे यानी 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक हरियाणा में सड़कों को जाम रखा। बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां छोड़ी थी। किसानों का कहना है कि इस दौरान ही शुभकरण सिंह की मौत हो गई। शुभ प्रदर्शनकारी किसानों का दावा है कि इस पुलिस कार्रवाई में 26 अन्य किसान भी घायल हुए। उधर हरियाणा पुलिस की ओर से भी तथ्य सामने रखे गए और ये कहा गया कि कई किसानों ने पुलिस जवानों को घेर कर हमला किया, जिसके जवाब में पुलिसिया कार्रवाई की गई। किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे संयुक्त किसान मोर्चा की आज चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि युवक शुभकरण सिंह की मौत के विरोध में अब कल देश भर में आक्रोश दिवस मनाया जाएगा और किसान दिल्ली जाने वाले स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। इसके बाद 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत आयोजित करने का भी फैसला किया गया है। आज हम लोगों ने अपने उस शहीद नौजवान किसान को श्रद्धांजलि भी दी है। वो किसान लहर का शहीद है और संयुक्त किसान मोर्चा उसकी शहादत को प्रणाम करते हुए इस कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा। ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। इस बीच कल की हिंसा के बाद आज खनौरी बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा रहा। खनौरी बॉर्डर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। किसान संगठनों ने 21 तारीख को दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया था और 2 रास्तों से ऐलान किया था दिल्ली जाने का। एक रास्ता जो आपने लगातार टीवी पर देखा, शंभू बॉर्डर, जहां पर मैं था उस वक्त, और एक रास्ता ये था खनौरी बॉर्डर। जो ये खनौरी, पंजाब का जो खनौरी कस्बा है, वहां से ये जो सड़क है ये जाती है नरवाना और जींद की ओर, रोहतक होते हुए ये दिल्ली जाती है। यहाँ पर इस बॉर्डर से भी जो है वो किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली जाने की कोशिश की थी और उसके बाद में 21 तारीख को हिंसक एक झड़प हुई आंदोलनकारी किसानों के साथ में, और उसके जो निशान हैं वो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखिए, गाड़ी पूरी तरीके से टूटी हुई है और ये इस तरीके की, ये केवल एक गाड़ी नहीं है। आपको आगे मैं दिखाऊं, ये कार एकदम तोड़ दी है। दूसरी ओर ट्रैक्टर आप देखिए, पंक्चर कर दिया। उसके बाद ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से टूटा हुआ है।
एक ये ट्रैक्टर सामने आप देखिए, ये पूरा ट्रैक्टर तोड़ दिया और ट्रैक्टर तोड़ के और इसके बाद में इसकी बैटरी वैटरी सारी निकाल ली। जो आंसू गैस के इतने गोले यहाँ पर छोड़े गए कि अभी भी आपको सांस लेने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अभी तक भी जो माहौल है उसके हवा में वो सारी चीज़ें घुली हुई महसूस हो रही हैं आपको। बिल्कुल ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ना बाड़बंदी, ये बिल्कुल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके की बाड़बंदी है, जिस तरीके की बाड़बंदी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर है, उसी तरीके की बाड़बंदी जो है वो खनौरी बॉर्डर पर है। अब आपको दूसरी ओर चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा 21 तारीख को जो दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया था उसमें खनौरी बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर तीखी झड़प हुई और उस झड़प में सबसे दुखद बात यह है कि शुभकरण नाम के एक नौजवान किसान की यहाँ पर मौत हो गई। इस जगह पर मौत हुई थी और उसके सिर पर एक जख्म का निशान है बहुत गहरा। अब पोस्टमार्टम अभी जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं कि गोली के ज़रिए उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है वो इस पर कुछ नहीं कहा गया। लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी की बात है, जो पेच फंसा हुआ है, वो कैसे आखिर जो है वो सुलझेगा ये, और कैसे जो है वो जो डेडलॉक है, जो सरकार और आंदोलनकारी जो किसान हैं उनके बीच का जो डेडलॉक है वो कैसे सुलझेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर जो तनाव है वो दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब जो है वो इस मुद्दे को कैसे सरकार सुलझाती है, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली चलो का नारा देने वाले किसान संगठन अपनी 12 मांगों पर अड़े हुए हैं। 8, 12, 16 और 18 फरवरी को हुई 4 दौर की बातचीत अब तक नाकाम रही है। 5वीं बैठक में सरकार द्वारा 5 फसलों पर 5 साल तक एमएसपी की गारंटी देने का प्रस्ताव वो पहले ही खारिज कर चुके हैं। इस बीच किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट 23 फरवरी तक सस्पेंड रहेगा। अब कल किसान संगठन शाम को दोबारा बैठेंगे और तय करेंगे कि परसों से उनका आंदोलन का रुख क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बात कांग्रेस की, जिसने आज आयकर विभाग पर आरोप लगाया कि उसने गलत तरीके से कांग्रेस के अकाउंट से 65 करोड़ रुपए निकाल लिए और रिकवरी दिखा दी। इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया निकाला था। आयकर विभाग का कहना है कि इसके एवज में ही उसने 65 करोड़ रुपए उसके खातों से रिकवर कर लिए हैं। लेकिन कांग्रेस ने आयकर विभाग के इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया और इसे आर्थिक आतंकवाद भी कहा। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो बैंकों में जमा हमारा पैसा चुरा रही है। कांग्रेस के मुताबिक ऐन चुनाव से पहले उसे आर्थिक तौर पर पंगु करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है, ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ सके। कांग्रेस ने बीजेपी से यह भी पूछा कि क्या वो आयकर चुकाती है जो कांग्रेस पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग, जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके, एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, एनएसयूआई के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के एआईसीसी के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस सिलसिले में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी और कहा कि भाजपा सरकार ने पहले विपक्षी पार्टियों और नेताओं के पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई लगाई, सरकारें गिराकर जनादेश को धनादेश से कुचलने की कोशिशें की,
पार्टियों को तोड़ा, नेताओं को खरीदा, विपक्ष को खत्म करने का हर प्रयास कर लिया। अब इस हद तक आ गए हैं कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक खाते से पैसे निकलवाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावों में सामने कोई ना रहे। प्रधानमंत्री जी इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इसकी हिफाजत 140 करोड़ भारतवासी करते हैं, वही इस लोकतंत्र को बचाएंगे। जय हिंद। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का एक्स पोस्ट था। दरअसल ये मामला 2018-19 में शुरू हुआ जब कांग्रेस ने आयकर रिटर्न देर से भरा। आयकर विभाग ने असेसमेंट के आधार पर कांग्रेस के सामने 103 करोड़ की टैक्स डिमांड रखी। इसके पेमेंट में देरी होने से डिमांड पर ब्याज लगता गया, जो अब बढ़कर 115 करोड़ हो चुका है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन नियम के तहत अपील के लिए बकाया रकम का 20% हिस्सा जमा कराना होता है, जो कि 21 करोड़ रुपए बनता था, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 78 लाख रुपए ही जमा कराए। लिहाजा उसकी अपील ठुकरा दी गई। यह केस आईटी अपीलेट ट्राइब्यूनल की दिल्ली ब्रांच में चल रहा है। इस बीच आयकर विभाग ने 14 फरवरी को उन 4 बैंकों की 11 शाखाओं को नोटिस जारी किया था जिनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के खाते हैं। कांग्रेस के मुख्य बैंक अकाउंट बीते शुक्रवार को ही फ्रीज कर दिए गए थे। पिछली सुनवाई में कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा उसके खातों को फ्रीज करने पर रोक लगाने की मांग की थी। ये मामला कोर्ट में चल ही रहा है कि आयकर विभाग ने कल बैंकों को आदेश दिया कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खाते से 60 करोड़ 25 लाख रुपए और इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों से 5 करोड़ रुपए निकालकर सरकार के खाते में जमा कर दे। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई बताते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की मानसिकता देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमसे 200 करोड़ की वसूली की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे हैं 200 करोड़ की। कहते हैं अधिकृत मंच से कि यह फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है हमारे खिलाफ। पहले तो ऐसा लगता है कि झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। मतलब कि जिसका चरित्र, जिसकी विचारधारा और जिसके कुकर्म केवल लूट और वसूली के ही रहे हैं, और लूट और वसूली तो नेहरू जी के जमाने में ही शुरू हो गई थी, जीप स्कैम से लेकर फिर सोनिया जी और राहुल जी का जमाना आया तो उसमें महादेव के नाम पर भी लूटने का, जिनका वसूली का, लूट का चरित्र रहा है, उसको आज एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया, जो टैक्स की प्रक्रिया जो आम लोगों पर, आप पर और मुझ पर लागू होती है, वो भी उसको वसूली लग रही है। तो एक तरफ आयकर विभाग की कार्रवाई से कांग्रेस को डर है कि उससे चुनाव में आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर काफी समय से रुकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। कल यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा तय किया, तो आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस जूनियर पार्टनर की तरह सीट समझौते के लिए तैयार हुई है। दिल्ली में कांग्रेस 7 में से 3 में ही चुनाव लड़ेगी, बाकी 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास जाएंगी। यही नहीं, उसने आम आदमी पार्टी को कुछ और राज्यों में भी सीटें देने पर मजबूर होना पड़ा है और कांग्रेस इस बात को मान भी गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन टूटते टूटते बचा है और देश भर में सीट शेयरिंग भी तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी लड़ेगी, जबकि चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देगी, जबकि गुजरात की 2 लोकसभा सीटें भरूच और भावनगर आम आदमी पार्टी के खाते में आएंगी। साउथ गोवा लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देगी। यहां आम आदमी पार्टी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, उसका नाम वापस लिया जाएगा। कांग्रेस हरियाणा की 1 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को देगी। पंजाब के लिए पहले ही तय हो चुका है कि दोनों पार्टी अलग अलग लड़ेंगी। अब सबको पता है कि गठबंधन फाइनल होने की कगार पे है। काफी दिन से बातचीत चल रही है, लेकिन जैसे सारे मीडिया के साथियों को भी पता है कि अब जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है,
वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। अब अनाउंस होने की स्टेज तक बात पहुंच गई है कि हमने अपने सुझाव दिल्ली की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को उनके इस प्रपोजल के साथ साथ दिए हैं और निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों को राहत देने वाला जो भी कदम उठाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसका जो है समर्थन करेगी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को दोनों पार्टियों में अनबन हो गई थी, लेकिन बाद में पार्टी के बड़े नेताओं ने मामला संभाला। अब गठबंधन परवान चढ़ रहा है। अगले 1-2 दिनों में औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। इस गठबंधन में 2 सीटें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हैं। पहला, गुजरात की भरूच सीट। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस को समझाने में कामयाब रही और कांग्रेस ने ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी है। दूसरी है चंडीगढ़ की सीट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब से लगा हुआ ही चंडीगढ़ है। हाल के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी वहां सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और अभी आम आदमी पार्टी का पहली बार वहां पर मेयर भी बना है, लेकिन चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और उधर कभी उत्तर प्रदेश पर राज करने वाली कांग्रेस को अब समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल में वहां मात्र 17 सीटें ही लड़ने को मिली हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की 63 सीटों में से कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय दलों से समझौता कर उन्हें भी अपने अलायंस में लाने का मूड बना रही है। आइए देखते हैं लखनऊ से ये खास रिपोर्ट कि कौन से और छोटे दल हैं जो इस अलायंस में शामिल हो सकते हैं। आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग हो गई। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीट सपा और अदर्स के लिए रखी गई। अब इस इक्वेशन में अदर्स कैसे और कहां बैठते हैं, आइए देखते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील हो गई है, लेकिन कुछ बाधाएं बनी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल ये है कि यूपी की छोटी पार्टियों की हसरतों को कैसे पूरा किया जाए, जो ज़्यादातर संख्या बल के हिसाब से महत्वपूर्ण नॉन एससी पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और 2022 के राज्य चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ आ गई थी। मसलन संजय चौहान जनवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के पिछड़े जातियों के मैट्रिक्स का एक तत्व है, वो मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नोनिया, लोनिया और लोनिया चौहान समुदाय के बीच समर्थन आधार का दावा करते हैं और कथित तौर पर लोकसभा में हिस्सेदारी चाह सकते हैं। फिर अपना दल है, मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी से अलग हुआ एक गुट। ये पटेल कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पिछड़ी जाति जिसकी उपस्थिति मध्य और पूर्वी यूपी में है। रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा, और अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि कौन आगे इसमें और ऐड ऑन होगा। और अंत में आज़ाद समाज पार्टी, पश्चिम यूपी में एससी समुदाय के बीच मौजूदगी के साथ, जिसका मुखिया चंद्रशेखर को सपा का समर्थन मिलने की संभावना है। अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है। नहीं, हमारी कोशिश होगी कि लोगों को साथ लाएं, वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36% पहुंच गया है तो हमारी कोशिश होगी वोट और आगे पहुंच जाए। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चंक होल्ड करता है लोकसभा सीटों में। भाजपा दावा कर रही है कि वो इस बार 80 की 80 सीट ले जाएगी। क्या भाजपा इस दावे पे अमल रह पाएगी या फिर इंडिया ब्लॉक की इक्वेशंस उस पर कुछ नुकसान पहुंचा देगी? कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस खबर को जरूर देखिएगा। दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने हो गए डीजल वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने अब नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़कों पर ऐसी पुरानी गाड़ियां चलाने वाले लोगों पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने के निर्देश दिल्ली सरकार ने दिए हैं। 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइंस के तहत पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली की सड़कों से हटाने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी को तत्काल अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
सड़कों पर चलती या पार्किंग में रखी गई ऐसी पुरानी गाड़ियां तत्काल जब्त की जाएंगी। जब्त किए गए पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी को हैंडओवर करना होगा। सड़कों पर 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाले 4 पहिया वाहनों की जब्ती होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, जबकि पुराने 2 पहिया गाड़ियों की जब्ती पर पेनल्टी 5,000 रुपए लगेगी। देश के 15,000 ऑटोमोबाइल डीलर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की मुहिम का स्वागत किया है। स्क्रैपिंग पॉलिसी इज सो मच रिलेवेंट टू ऑटो इंडस्ट्री। स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें 2 चीज बहुत जरूरी रहने वाली हैं। पहली ये कि प्रदूषण का स्तर घटेगा और दूसरा कि सड़कों में बेहतर और सुरक्षित गाड़ियां होंगी। सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी निकाली है। हम कई राज्यों के व्यक्तिगत लाभ के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसे वे उन ग्राहकों तक पहुंचाएंगे जो अपने वाहनों को स्क्रैप कर रहे हैं। भारत सरकार का लक्ष्य व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के जरिए देश में करीब 1 करोड़ अनफिट हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने की है। इससे देश में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, सड़कों पर यात्री सुरक्षा में सुधार होगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। भारत सरकार का आकलन है कि अगर देश में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया जाता है तो इससे ऑटोमोबाइल की सेल्स 8% तक बढ़ सकती है। अगर कोई पुराना वाहन दोबारा पकड़ा गया तो उसे सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अगर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उपभोक्ताओं को बेहतर लागत लाभ देती है तो उपभोक्ता खुद ही वाहनों को स्क्रैप करने की ओर आकर्षित होंगे, जिससे ऑटो उद्योग को बहुत लाभ होगा और हमारे देश में उनकी स्थिति बेहतर होगी और सुरक्षित सड़कें भी हमें मिलेंगी। In our country we'll have a better and safer road. देश में सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने की चुनौती बड़ी है, लेकिन इसके फायदे भी बड़े हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि नई गाड़ियों के मुकाबले पुरानी गाड़ियों से 10 से 12 गुना तक प्रदूषण ज्यादा होता है और सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमजोर होती है। अब सरकार के सामने अगली चुनौती व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को सही तरीके से जमीन पर लागू करने की होगी। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।